औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हम इससे पहले डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारे पास जो लेक्चर है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास। ये क्या होता है जी? ये हमारे पास इस तरीके से है कि a random variable x is defined to be continuous if it can assume every possible value in an interval a b where a less than b। a less than equal to b का मतलब हमारे पास ये है कि आप a को और b को इक्वलेंट नहीं रख सकते। अगर आप a को और b को इक्वलेंट रख दें तो उसका डिसएडवांटेज हमारे पास क्या होगा कि फिर ये इंटरवल नहीं रहेगा। मसलन ए की वैल्यू 2 रख दें और बी की वैल्यू भी 2 रख दें तो 2 से 2 के दरमियान में तो कोई वैल्यू ही नहीं मौजूद होती। लिहाजा वो एक डिस्क्रीट हमारे पास बन जाएगा। अगर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू भी 2 रख दें तो ये इंटरवल जो हमारे पास है ए टू बी हमारे पास है वो 2 to 2 हो जाएगा और वो हमारे पास इंटरवल नहीं रहेगा, वो एक डिस्क्रीट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, यानी कि एक डिस्क्रीट इंटीजर हासिल हो जाएगा। आगे ये कह रहा है कि ए बी जो है वो एक माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी का कुछ सबसेट हो, यानी कि वो इसमें से कोई एक सबसेट जो है वो लाजमी तौर पर हमारे पास मौजूद हो। यानी ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में कोई सबसेट ए बी हमारे पास होगा और ये इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, ये कंटिन्यूस होगा। उसके बाद फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, इसमें आपके पास एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में हमारे पास ये है कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि आपके पास टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, एक प्लेस का टेम्परेचर यकदम नहीं होता, यानी वो कंटिन्यूस है। ये हम जब से सब जानते हैं। वो पहले मतलब एक ख़ास टेम्परेचर से, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री हो उस कमरे का टेम्परेचर, तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। ये नहीं होता है वो एक से फौरी तौर पर 20 डिग्री पर पहुंच जाए, 1 डिग्री से 20 डिग्री। लिहाजा वो ये इसने इसके अंदर जंप नहीं होता, तो लिहाजा ये कंटिन्यूस है। उसके बाद हाइट ऑफ ए पर्सन में जंप नहीं होता कि वो अभी पैदा हुआ ही है और पैदा होते ही उसका कद 6 फुट चला गया है, ऐसा नहीं होता। वो जितने फुट का भी वहाँ पैदा हुआ उसके बाद क्या कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हाइट गेन होगी। और द अमाउंट ऑफ ए रेन फॉल, ये हमारे पास क्या कहते हैं ये एक टेक्निकल है कि जी रेनफॉल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। यानी कि ये नहीं होता पहले पहले कतरा गिरेगा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा और इस तरह अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास बढ़ती है। आगे उसके बाद द प्रेशर ऑफ ए गैस भी हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल की एग्जांपल्स हैं। ये तमाम एग्जांपल हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल की हमारे पास मौजूद है। अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर इन्होंने एक और हमारे पास क्या कहते हैं डेफिनेशन बयान की है कि ए रैंडम वेरिएबल हमारे पास है, a random variable x may also be defined as a continuous if its density function f of x is continuous and is differentiable everywhere except at an isolated points in given range। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं? आइसोलेटेड पॉइंट्स हमारे पास वो होंगे जहाँ पर वो क्या कहते हैं डिफरेंशिएबल नहीं होगा और कंटिन्यूस नहीं होगा। अव्वल यहाँ पर मुराद ये है कि आप आइसोलेटेड पॉइंट्स हमारे पास ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पे वैल्यू उसकी मौजूद नहीं रहेगी। उसको यानी कि वो कहते हैं गिवन रेंज का मतलब हमारे पास क्या है कि एक ख़ास इंटरवल दिया जाएगा, उस इंटरवल के अंदर एक ख़ास यानी कि रेंज दी जाएगी। उस रेंज में कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे वो वैल्यू नहीं रखता होगा। लेकिन क्या कहते हैं ये मकसद इसका यहाँ पर ये है, शर्त है कि भाई वो आइसोलेटेड पॉइंट्स के ऊपर तो वो हो सकता है ऐसा कि नॉट डिफरेंशिएबल हो, बाकी वो सब जगह पे डिफरेंशिएबल होगा। ये हम आहिस्ता-आहिस्ता जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये बात हमें क्लियर होती रहेगी। द ग्राफ, एक नोट हम यहाँ लिख रहे हैं, द ग्राफ ऑफ ए कंटीन्यूअस फंक्शन, द ग्राफ ऑफ ए कंटीन्यूअस फंक्शन हैज़ नो जंप। ये हमें सबको मालूम है कि उसमें जंप नहीं होता, यानी कि ये नहीं होता कि टेम्परेचर 1 डिग्री है तो यकदम तौर पे 100 डिग्री हो जाए, या ये नहीं होता कि एक इंसान अभी पैदा ही हुआ है, आज 1 मिनट पहले पैदा हुआ और यकदम वो 6 फुट का हो जाए, ऐसा नहीं होता। या वो यकदम मैच्योर हो जाए, ये भी नहीं होता। अकल जो सी है वो उसकी बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं होता। या वो इखलाकियात यकदम सीख ले, ऐसा भी नहीं होता। और स्टेप्स
यानी कि जंप नहीं होता बट कंटिन्यूस वेरिएबल में, बट इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल एक्स। कहते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा जो मर्जी वैल्यू इसको दी जाए। ये हमारे पास एक टेक्निकल डेफिनेशन है जिनको याद रखना ज़रूरी है। आगे ये बताता है कि हम कौन कौन से रूल्स अप्लाई करेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशंस होगी कंटिन्यूस वेरिएबल्स की, उसका वो जब डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास होगा। इसको हम इस चीज़ को, यानी कि ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ये ऐसे भी लिख सकता है। और का मतलब ये है हमारे पास कि ऐसे भी लिखा है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो वो ऐसे भी लिखी जा सकती है। और अगर इसको मज़ीद करें हमारे पास, यानी थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास क्या कहते हैं इसको, यानी एक से ज़्यादा तरीक़ेकार से हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं जी, हमारे पास इसके अंदर, इसमें ये देखें कि ये यानी कि डी ओवर डी एक्स, ये फार्मूला याद रख लेना, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और ये जो एस कैपिटल एफ ऑफ एक्स के साथ है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास लिखी जाएगी। आगे जी हम ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद इनका डी एक्स दूसरी तरफ ले गए और साथ इंटीग्रेट कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया डी। यानी यहाँ पे है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे पास जो है वो लिखी जाएगी। यहाँ पर ये मुराद इससे है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम करते हैं यहाँ पर। और इधर जो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एफ ऑफ एक्स कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स। हमें ये मालूम है कि जब हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं तो उसका आंसर थीटा आता है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन वन की यानी कांस्टेंट की वो वाई आती है। जब हम विद रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं, यानी कि ये हमारे पास जेड के हिसाब से, तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं इसमें इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या कहते हैं, यानी आपके पास क्या कहते हैं इंटीग्रेशन हमारे पास इसके हिसाब से आती है, यानी कि जिसके डी के साथ जो लिखा हुआ था, डी थीटा है तो डी वाई, उसके बाद डी आर है तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं आर आएगी इंटीग्रेशन। इसी तरह हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, अगर हमारे पास थीटा लिखा है तो थीटा है, वाई लिखा हुआ है तो फिर वाई है इंटीग्रेशन कांस्टेंट वन की। और इसी तरह कांस्टेंट वन की जेड की इंटीग्रेशन जेड है, डी के साथ जो लिखा हुआ है आर वो आर है। इसी तरह डी के साथ अगर हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, यानी कि डी के साथ अगर एफ ऑफ एक्स लिखा है तो इसकी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगी डी को छोड़कर। जैसा यहाँ डी को छोड़कर थीटा आया, यहाँ डी को छोड़कर वाई आया, इसी तरह ये मतलब मुराद यहाँ पर लिखी जा रही है। अब हम आते हैं जी उसकी कि इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम इसको लिख सकते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम इस यूज़ क्या करेंगे, कभी इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे, कभी हम इस रिजल्ट को जो है वो हमारे पास यूज़ करेंगे, यानी हम दोनों रिजल्ट्स को जो है वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक और शर्त इसने बताई है कि जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके अंदर एक शर्त और होगी। वो क्या शर्त होगी जी, हमारे पास कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन ये होगी कि ये नंबर वन कि ये पॉजिटिव होगा, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो सा है वो उसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी वो पॉजिटिव हमारे पास होगी, नेगेटिव नहीं होगी। और उसके बाद ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इस तरह मालूम किया जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू एक्स फॉर ऑल एक्स, ये इसका फार्मूला हमारे पास होगा। यानी माइनस इन्फिनिटी टू एक्स से मुराद ये है कि माइनस इन्फिनिटी से हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे और फिर हमारे पास ये लिखा जाएगा। ये अभी जो आज का अभी लेक्चर है इसके अंदर ये हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन ओनली नोट फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ये हमारे पास इन फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के ऊपर ये एक नोट्स है जिसमें फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और ये हमारे पे मालूम करने के लिए कि ये दो कंडीशन जो सी है वो आपने याद रख लेनी है, बड़ी अहम है। इन दो कंडीशंस को आपने याद रख लेना है। ये दो कंडीशंस हमारे पास बार बार आएंगी हमारे पास सवाल के अंदर, तो बार बार सवाल के अंदर आएंगी, आप इसको जो है अच्छी तरह याद रखना। नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं। बाकी ये यहाँ पे एक बात और कह रहा है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इस कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या पी डी एफ जो है वो हम इसको लिखते हैं कि जी पी डी एफ भी इसको लिख देते हैं, पी डी एफ ये भी लिख देते हैं। और डेंसिटी फंक्शन भी हम इसको करार दे देते हैं फॉर द रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं जी। इसके अंदर
और उसके बाद ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहता है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रखता है कि वो पॉजिटिव होगा, यानी ये हमारे पास कह रहा है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा, जो कि पॉजिटिव जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, जीरो बेशक ना इधर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, लेकिन फिर भी हमारे पास ये लिखा जाए। और एफ ऑफ एक्स जो हम डिफाइन करेंगे वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, दोनों में कोई फर्क नहीं, जो इससे पहले हमने किया है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हमारे पास है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर जो सा होगा वो वन होगा। जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं उनकी जो इवेंट्स की जो प्रॉपर्टीज का सम जो होता है वो हमारे पास वन होता है। यानी कोई सैंपल स्पेस है, उसके अंदर जितने भी इवेंट्स हम बनाते हैं और इवेंट्स बनाकर हम उसको हल करते रहे, तो उसके अंदर सम जो आता रहा वो वन हमारे पास लिखा हुआ आता रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही हमारे पास होगा इसके अंदर, तो लिहाजा हमारे पास इसके अंदर ये लिखा जाएगा। अब हम आते हैं जी इसकी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये भी ये रिजल्ट हम बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे कि इसका सम जो है वो हमारे पास, यानी ये रिजल्ट भी हम बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे इसके अंदर। कभी ये यूज़ करेंगे, कभी हम ये यूज़ करेंगे हमारे पास यानी ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को भी यूज़ करेंगे। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बड़े गौर से बात समझने वाली है कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कैसे कोई फ़र्क नहीं है? इसकी वजह ये है कि ये एक्स जो है ना वो वेरी करता है, यानी यहाँ पे जो एक्स का रोल है वो कहाँ तक जा सकता है? माइनस इन्फिनिटी से एक्स, ये एक्स जो है वो आपके पास कहाँ तक जा सकता है? अब माइनस इन्फिनिटी से चलें आप राइट साइड पर, तो आप कह सकते हैं एक्स को 2 रख लें, मैं 2 रख लेता हूँ। अगर आप ऐसे कहते हैं 4 रख लें, मैं एक्स को 4 रख लेता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से 4 हमारे पास ये लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक्स को 2 करोड़ रख दो, मैं 2 करोड़ रख देता हूँ। यानी ये भी फिक्स नहीं है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होगा हमारे पास जब कोई जवाब ना हो कि ये फिक्स नहीं है, ये 2 भी हो सकता है, ये 2 करोड़ भी हो सकता है, 2 खरब भी हो सकता है, और 2 खरब रेज़ टू पावर 100 खरब जो है वो भी हो सकता है। तो ये तो हमें पता ही नहीं, लिहाज़ा ये प्लस इन्फिनिटी हम इसे लिख भी सकते हैं। लेकिन हम अक्सर औक़ात इसको एक्स ही लिखते हैं, यानी इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं कि अगर यहाँ पे कोई प्लस इन्फिनिटी लिख दे या एक्स लिख दे। हम उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया करेंगे कि ये हमारे पास इस तरीके से होगा, क्योंकि ये एक्स जो वेरी करता है वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी तक करता है, यानी एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी से ले माइनस इन्फिनिटी को छोड़ दें, क्योंकि वो उसको एंड नहीं कह सकते। बहरहाल एक्स जो है वेरिएशन रखता है प्लस इन्फिनिटी तक। लिहाजा जो हमने यहाँ पर पहले किया है यानी उसमें और इसमें जो है कोई फ़र्क नहीं, ये भी ठीक है। और उसके बाद ये दोनों रिजल्ट भी हमने लिखे थे, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास ये दोनों रिजल्ट दोबारा वो लिख रहा है। चले जी लिख लेते हैं, हम उसकी बात मान लेते हैं कि जीत किताब का ऑथर जो है वो हमें, तो लिहाजा ये कोई फ़र्क नहीं। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे इसने ये बात लिखी थी कि इसकी डेफिनेशन ये होती है, यहाँ पे ये लिख रहा है कि अगर आपके पास क्या कहते हैं ये आ जाए, ये प्लस वन इज इक्वल टू वन हमारे पास लिखा जाएगा। मेरे ख्याल के अंदर एक्स के अंदर यहाँ पे वेरिएशंस इतनी ज़्यादा नहीं है, वो वैसे ही इन्फिनिटी तक लिया जा सकता है। तीसरी बात ये लिख रहा है जी कि आप इसके अंदर हमारे पास इसमें ये करें, द प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है ये हमारे पास कि अगर कोई दोनों हमारे पास क्या कहते हैं सी और डी रियल नंबर हो, यानी कि बिटवीन प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हो, या माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो, यानी कि कोई नंबर हो, ये इन्फिनिटी ना हो, कोई और नंबर हो, 2 हो जाए, C2 हो जाए, D7 हो जाए, तो वो कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो सी है वो हम किस तरह फाइंड आउट किया करेंगे? वो प्रोबेबिलिटी हम ऐसे फाइंड आउट किया करेंगे, एफ ऑफ डी माइनस एफ ऑफ सी, या हम इसको यूँ लिख दिया करेंगे, इस तरह मुराद हमारे पास लिखा जाएगा। यानी अगर एफ ऑफ डी और वो हमारे पास लिखा जा रहा है इसमें, दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे पास इस तरह लिखा जाएगा। अब इसके अंदर एफ ऑफ डी और एफ ऑफ सी से क्या हमारे पास मुराद है जी? हमने ये अभी जो सा है ये इसके अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स है। अब देखें ना यहाँ पे एक्स है, ये हमारे पास लिखा जा रहा है, यानी कि ये हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू एक्स, एफ ऑफ यहाँ अगर एक्स लिखा हुआ होता तो ये माइनस इन्फिनिटी टू एक्स होता। यहाँ डी है, इधर डी है हमारे पास, तो लिहाजा हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर डी आ गया। अगर एक्स होता है इधर, इधर जहाँ डी लिखा हुआ है इधर एक्स होता तो ये एक्स हो जाता। इसी तरह अब हमारे पास एफ ऑफ सी से मुराद यहाँ पर ये है एफ ऑफ सी, यहाँ सी लिखा है तो सी आ गया, तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर ये एरिया मुराद लिखा जाता है।
तो कहता है ये हमारे पास है एरिया अंडर द कर्व। और इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक और तरीका ये यहाँ पर बयान करता है बुक का ऑथर कि जी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके अंदर ये बात इसकी सही है कि आप इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, थोड़ा सा विजिबल करने के लिए हम इसको यूं कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये बात सही है कि एरिया जो है वो आपके पास यहाँ माइनस इन्फिनिटी से अगर हम करें, माइनस इन्फिनिटी से आपके पास क्या कहते हैं ये डी तक, यानी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से आप जो है वो डी तक जाना चाहें। देखिए जी, हमारे पास इस तरह है कि ये माइनस इन्फिनिटी से ये पॉइंट डी तक, माइनस इन्फिनिटी से डी तक अगर हम जाना चाहें, ये डी तक हम चले गए। और उसके बाद हम यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से सी तक, वो सी तक यहाँ तक आ गए। और उसके बाद फिर हमारे पास जो एरिया बाकी बचता है, यानी कि इन दोनों में से एरिया, ये इस लॉजिक के तहत यहाँ पे किया, तो हमारे पास ये एरिया बचता है, ये वाला एरिया, ये एरिया, यानी कि ये एरिया हमारे पास होता है, यानी माइनस इन्फिनिटी। दूसरे लफ्ज़ों में हम जो है रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं इसको, जो हमारे पास ये बड़ा है माइनस इन्फिनिटी, हमारे पास क्या कहते हैं डी तक, माइनस 22 डी तक हमारे पास क्या कहते हैं एरिया को हम रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। एक मिनट जी, ये हम देख लेते हैं माइनस इन्फिनिटी, चलिए अच्छा, माइनस इन्फिनिटी टू डी, ये हमारे पास हो गया, डी यहाँ तक आता है इधर तक, ये माइनस 22 डी। और वो उसके बाद ये हमारे पास कौन सा है जी, ये है, ये हमारे पास है ये इंटीग्रल, यानी ये इंटीग्रल हमारे पास मौजूद है। इस इंटीग्रल को हम कह रहे हैं कि जी ये हमारे पास इसमें, ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू डी, ये एरिया हमारे पास है जिसको आपने यहाँ पर इसके अंदर लिखा, यानी कि आपने इसको यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया जी ये माइनस इन्फिनिटी टू डी। और उसके बाद अब हम दूसरा करते हैं जी। दूसरा हमारे पास क्या है जी, दूसरा हमारे पास ये है कि माइनस इन्फिनिटी टू सी। तो माइनस इन्फिनिटी टू सी हमारे पास क्या कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू सी वो यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू सी जो है वो हमारे पास ये वाला माइनस इन्फिनिटी टू सी वो ये है हमारे पास। तो अब हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है यानी कि इस इंटीग्रल में से ग्रेटर इंटीग्रल, ग्रेटर इंटीग्रल कौन सा है जी हमारे पास, ग्रेटर इंटीग्रल जो है वो हमारे पास ये है, यहाँ से ये एरिया बड़ा है, ये एरिया बड़ा है और ये एरिया स्मॉलर है, जो कि ये नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर का हमारे पास एरिया ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बाकी बचेगा हमारे पास एरिया वो कौन सा होगा, वो एरिया हमारे पास ये होगा। यानी हमारे पास वो एरिया ये लिखा जाएगा जी हमारे पास, इसके अंदर ये एरिया हमारे पास होगा, ये एरिया, इसको हमने फाइंड आउट करना था और ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरिया हमने फाइंड आउट करना था। ये हमने इंटीग्रल की मदद से यहाँ पे ये कर लिया, इन इंटीग्रल की मदद से हमने यहाँ पे कर लिया, यानी यहाँ से ये इंटीग्रल माइनस दिस इंटीग्रल, यानी कि से माइनस 22 सी। लिहाजा इस लॉजिक के तहत हम काम किया करेंगे और हमेशा हम इसी तरह क्या करेंगे कि जो बड़ा इंटीग्रल है, यानी जिसका जवाब बड़ा तवक्को है, उसमें से स्मॉलर जो है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम आते हैं जी दूसरी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उसके बाद ये यहाँ पे एक बात और चले, बातें पॉइंट बताते चले जाते हैं कि ये कह रहा है कि इस कर्व का नाम एफ ऑफ एक्स है। ये ज़रूरी नहीं कि ये बेल की शक्ल हो, पहले एक और बात समझ लें, ये बेल की शक्ल होना ज़रूरी नहीं है यहाँ, यानी कि पैराबोला होना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन होना ज़रूरी नहीं, ये वो और भी हो सकती है, मसलन स्ट्रेट लाइन हो सकती है और भी बहुत सी हो सकती है। और ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये आपके पास क्या कहते हैं, ये कर्व का नाम एफ ऑफ एक्स है और ये एक्स है और ये एक्स प्लस डी एक्स है, यानी कि बहुत स्मॉल लिया। एक्स प्लस डी एक्स का मतलब है कि एक्स पॉइंट के बहुत क्लोज एक्स प्लस डी एक्स हमारे पास मौजूद है, यानी कि ये दोनों जो से हैं वो हमारे पास मौजूद है। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम, और आगे ये बाकी यही बता रहा है कि इसको ये एक डेफिनेशन बताइए कि एक्स प्लस डी एक्स को ये क्या कहेगा। यहाँ पर ये बात बता रहा है, ये एक किस्म का नोट है हमारे पास, राइट ए नोट ऑन द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल।
फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये हमारे पास है जी इसके अंदर, ये इसके दरमियान x और x प्लस डी एक्स, और फिर वो कह रहा है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। और उसके बाद एफ ऑफ एक्स डी एस को हम इस कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल, डिफरेंशियल हम कहेंगे और प्रोबेबिलिटी एलिमेंट कहेंगे। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हम नोट लिख रहे हैं और इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये नोट आ सकता है कि आप राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड आल्सो डिस्कस द प्रोबेबिलिटी एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और उसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास लिखा जा सकता है। और फिर उसके बाद एक और नोट हमारे पास आ रहा है, ये नोट कि जी आपके पास अगर किसी एक ही डिस्क्रीट पॉइंट के ऊपर अगर आपको वैल्यू दे दी जाए, यानी कि आपको डिस्क्रीट वैल्यू दी जाए यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, यानी कि डिस्क्रीट वैल्यू अगर आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर, डिस्क्रीट वैल्यू से मुराद है कि 2 पे दे दी जाए, यानी इससे मुराद है कि अगर कोई इंटीग्रेशन आपको कहा जाए कि 2 से 2 तक करें, ये डिस्क्रीट वैल्यू है, या 3 से 3 तक करें, किसी को भी इंटीग्रेट, यानी यहाँ एक्स लिख दिया, वैसे मैंने आसानी के लिए, आप चाहें तो कोई और फंक्शन ले लें, कोई भी जिसका नाम जनरल नाम है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स जनरल नाम है, लेकिन मैंने एक कंक्रीट एग्जांपल लेकर यहाँ पे बताया कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं एक पॉइंट के ऊपर, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा जी एक्स स्क्वायर ओवर 2, और फिर जब हम इसे लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर 0 ही आएगा। तो कहता है कि इसी तरह अगर आप जो सा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को आप जो है यहाँ पर ये एवेलुएट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, जे से मुराद है 7, 8, 9, 2.1, यानी कोई एक वैल्यू, उसके ऊपर इंटीग्रेट करते हैं, तो वो कहता है कि जवाब जो है वो 0 आएगा, जिसकी एग्जांपल मैंने ये दी है। और वाकई जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, ये कोई एक नई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, लेकिन ये चूंकि इस्तेमाल करेगा आगे कि यहाँ पर जे की जगह कभी 2 आएगा, कभी 4 आएगा, तो वो कहेगा कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू पे जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो 0 ही रहेगा। द सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, आपके पास क्या कहते हैं रैंडम वेरिएबल, ये हमारे पास है फॉर ए कंटिन्यूस, ये एक डेफिनेशन है जो इसने वही बयान की। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जे इज ऑलवेज 0। यहाँ मैथमेटिकल लिखा था, यहाँ पर हमने उसको स्टेटमेंट के तौर पर लिख दिया। उसके बाद यहाँ मैथमेटिकल है, यहाँ स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद आगे हमारे पास लिखा है कि प्रोबेबिलिटी जो फॉर ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज मेजर्ड ओनली ए गिवन इंटरवल। कहता है कि इंटरवल पे ही हम इसकी डिस्कशन किया करेंगे, हम किसी डिस्क्रीट के ऊपर नहीं करेंगे, जिस तरह कि हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को अलहदा से डिस्कस किया, वहां पे ऐसा नहीं किया। दूसरा उसने एक और बात बताई कि जी आप इसके अंदर ये जो है सी सी से डी के दरमियान जो क्लोज इंटरवल है, इसके ऊपर आपने लेस देन इक्वल टू लिखा, यानी कि आपने यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लिखा, इसके अंदर लेस देन इक्वल टू आपने यहाँ पर लिखा, और इधर भी लेस देन इक्वल टू लिख दिया। लेकिन वो कहता है कि अगर ये लेस देन के साथ इक्वल ना भी लिखा जाए, तो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इक्वल की तो वैल्यू ही खत्म हो गई, क्योंकि जो वो इक्वल का मतलब ये होगा कि उस पर तो वो वहाँ पे वैल्यू ही जो 0 देगा। देखिए यहाँ पर नहीं लिखा, यहाँ पर जो है वो इक्वल साइन नहीं है, दूसरी तरफ है, यानी सी लेस देन एक्स, एक्स लेस देन जो है सी इक्वल टू डी। इसी तरह यहाँ पर नहीं है इक्वल साइन, और यहाँ पे दोनों जगह जो सा है वो इक्वल साइन नहीं है। तो वो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इसकी अपने ऊपर वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू इसकी जैसा जे के ऊपर, ये जे जो सा हमने मालूम किया था कि एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो हमारे पास वहाँ पर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 होती है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जे, यानी जे से मुराद है कोई भी पॉइंट। तो इक्वल साइन के साथ जो भी अब हमारे पास आएगा इक्वल साइन के साथ हमारे पास, तो वो ऑलवेज 0 0 लिखी जाया करेगी, यही डेफिनेशन हमारे पास है। लेकिन साथ ही एक पॉइंट और लिखा कि मे बी डिफरेंट। ये क्या मतलब जी इसका, मे बी डिफरेंट, मे बी डिफरेंट का मतलब है कि अगर डिस्कशन हम कर रहे हो डिस्क्रीट की, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, तो इसके जवाबात डिफरेंट आ सकते हैं।
यानी ये चारों इक्वल नहीं हो सकते। यानी ये हमारे पास एक सवाल दिया जाएगा जिसके अंदर कहा जाएगा कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये कर लें, या आप कर लें 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 इक्वल टू 2, या आप ये कर लें कि 1 लेस देन इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन 2, या 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 कर लें। सबका जवाब जो है वो सेम आएगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिस्क्रीट जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर जवाब जो है वो ज़ीरो ही होता है, लिहाजा ये हमारे पास ज़ीरो लिखा जाया करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं जी इसके अंदर। और ये आगे ये एक फार्मूला यहाँ डिफाइन किया जा रहा है कि जी आपने अगर प्रॉपर्टी यानी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करना हो, प्रॉपर्टी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन नहीं, आपके पास सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हमने मालूम करना है, क्योंकि ये सवाल ना अलहदा से हमें देगा कि जिसके अंदर ये लिखा होगा कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करो, कभी लिखेगा प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन मालूम करो। जब ये कहेगा ना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो फिर फार्मूला हमारा ये होगा, ये फार्मूला होगा जी हमारा इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जो ये एक्स है ना, ये इसकी जगह हम प्लस इन्फिनिटी भी लिखा करेंगे अगर वो दूसरा हमारे पास होगा, यानी कि उसका मालूम करना होगा कि 1 करना है इसे या 2 करना है। चले वो ऐसा ऐसा समझ आ जाएगा, फिलहाल आप इसको जहन में एक्स ही रख लें। यानी कि एक्स से मुराद यहाँ पर ये है कि जब भी आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेगा, आप यहाँ पर इस तरीके से इसको लिखा करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये सिंपल सा, इससे भी ज़्यादा सिंपल है हमारे पास, ये आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर हमारे पास किस तरीके से करना है, वो समझ उस वक़्त बेहतर तरीके से आएगी जब हम एग्ज़ाम्पल को यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं जी इसके अंदर। नोट ही लिख रहे हैं क्योंकि हम शॉर्ट एंड नोट ऑन द रैंडम डिस्क्रीट वेरिएबल के ऊपर, सॉरी रैंडम कंटिन्यूअस वेरिएबल के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद ना ये हमारे पास है, ये एक और नोट हम यहाँ लिख रहे हैं जी। क्या नोट है जी हमारे पास इसके अंदर? वो नोट ये है कि वैल्यू के जो इसकी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंटरवल में एक्सप्रेस की जाएगी। यानी जब भी डिस्कशन होगी, यही इसकी पहचान है। यानी कि आपके पास सवाल जो है, कई सवालों के अंदर ये लिखता ही नहीं कि ये रैंडम वेरिएबल है, बल्कि उसकी जगह इंटरवल दे देता है कि ये इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो हमारे पास इस तरह है। तो ये पीस वाइज फंक्शन हमारे पास हो गए। पीस वाइज फंक्शन ये होते हैं कि अगर आप अपने घर से चले अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, तो आप की गाड़ी जो सी है वो हर लम्हे एक ही स्पीड पर नहीं होती। मसलन आप जो है मिसाल के तौर पर 1 मिनट में आप 10 वेलोसिटी से चलाते हैं, अगले मिनट के अंदर आप जो है वो उसको 15 में 10 की बजाय 15 माइल्स पर आवर चलाते हैं अपनी व्हीकल्स, जो भी आप जो है व्हीकल्स यूज़ करते हैं। इसी तरह अगले में फिर ब्रेक लगा देते हैं आप, मिसाल तीसरे मिनट के अंदर, तीसरे मिनट में उसकी जो स्पीड है वो आप कर देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। तो लिहाजा वो यकसा नहीं रहती। लिहाजा ये कहता है कि ये हमारे पास ना किसी खास इंटरवल के अंदर हम उसको फंक्शन में डिफाइन किया करेंगे। जैसा कि ये हमारे पास कभी आपकी स्पीड 10 है, कभी 20 है, कभी 5 है, उसको हम इन एक फंक्शंस में डिफाइन कर देंगे। वो ये कहता है, जिसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद रैंडम ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड देयर एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज आर शोन आइदर इन द टेबुलर फॉर्म और एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ फार्मूला। तो वो क्या फार्मूले होंगे जी, ये देखें, ये डिफाइन कर रखा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, कि ये स्ट्रेट लाइन है कि स्ट्रेट लाइन के तहत, लेकिन ये हर दफ़ा डिफरेंट है। मसलन एक्स की वैल्यू 1 रखें तो 1 बी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 7 रखें तो 7 बी आ जाएगा। यानी कि हर हर लम्हे जो है वो डिफरेंट है। अगर मैं इसको 1 को जो 1 सेकंड कह लूँ, तो एक्स 1 सेकंड में, और बी को कोई वैल्यू दे लें, कुछ भी दे लें, 4 दे लें, 5 दे लें, चले जी बी को फिलहाल हम कुछ नहीं दे रहे, तो 1 बी आएगा। और फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 रखूँ तो मैं 2 बी आ जाएगा, डबल हो जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन की हमारे पास लिखी जा रही है। इसको ये कह रहा है कि ये आपको या तो प्रॉपर्टीज जो सी हैं या तो फार्मूले में डिफाइन की जाएंगी, ये फार्मूले जैसा ये फार्मूला के तहत जो है वो डिफाइन कर रहा है, यानी फार्मूले से डिफाइन की जाएंगी आपके पास। ये देखिए, ये फार्मूला डिफाइन हो गया बी एक्स। और उसके बाद आगे ये कहता है जी आप इसको, ये ज़ीरो, ज़ीरो ये पूरा फार्मूला है हमारे पास। यानी ये इसने पीस वाइज फंक्शन डिफाइन किया, जिस तरह आपकी गाड़ी है वो कभी स्लो होती है, कभी फास्ट होती है, तो उसको जो जो शर्तें होती हैं वो उसके मुताबिक ये फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास
बाय मींस ऑफ ए फार्मूला के ज़रिए मालूम की जा सकती है। उसके बाद ये एक प्रॉब्लम है जी जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। प्रॉब्लम क्या है जी हमारे पास? प्रॉब्लम ये है, यानी कि प्रॉब्लम हमारे पास ये है, क्या प्रॉब्लम है जी? फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सच दैट एफ ऑफ एक्स मे बी ए डेंसिटी फंक्शन। यानी कि आपने इसको डेंसिटी फंक्शन बनाना है। किसको? इसको। यानी ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन। अब डेंसिटी फंक्शन यानी फॉर ए रैंडम वेरिएबल एक्स, जब भी डेंसिटी फंक्शन हमने बनाना है तो उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। एक तो उसमें जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, एक शर्त। दूसरा, इसकी शर्त क्या है? ये दोनों कंडीशंस हमारे पास क्या कहते हैं, अभी हम वहाँ पे पढ़ के आए। आज अब इसका इम्प्लीमेंट नजर आएगा जी आपको कि ये हम क्या जो सा डिस्कस करते रहे। वो तो शॉर्ट नोट था, अब ये एक एग्जांपल हमने दे दी। यहाँ पर दिखाता हूँ जी मैं दोबारा आपको कि यहाँ पे ये हम लिख कर आए हैं बात कि इसकी क्या ये लिखा हुआ जी। ये दो कंडीशन एफ ऑफ एक्स यानी ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास क्या कहते हैं, हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, और जो उसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स है यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, यानी ये वाला एफ ऑफ एक्स को जब हम इंटीग्रेट करें तो ये हमारे पास वन, उसकी प्रॉपर्टीज का सम वन हो, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्चुअल सम है, ये तो हम सब जानते हैं। इंटीग्रेशन एक्चुअल क्या है? सम है। तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी हमारे पास दोनों कंडीशन एक और दो, ये दो कंडीशंस लाजमी तौर पर वैलिड होनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन कन्वर्ट कहलाएगा, वरना नहीं। कई ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें ये बात नहीं हल होगी, तो लिहाजा हम उसको पहचान भी लेंगे, एक दो एग्जाम्पल भी कर लेंगे जिसके अंदर एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसका जो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे वो वन नहीं होगा। इन दोनों में से कोई भी इनवैलिड हो जाए तो हमारा क्या कहते हैं, वो हमारे पास इन दोनों में से कोई भी एक वैलिड हो जाए तो हम इसे कहेंगे कि इट इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इन दो में से कोई भी इनवैलिड हो जाए। लिहाजा यहाँ पर इनवैलिड कर, अब वो कह रहा है बी की, जो अब हम सवाल हल कर रहे हैं उसके अंदर वो ये कह रहा है कि बी की क्या वैल्यू रखे कि एफ ऑफ एक्स जो है यानी ये वाला एफ ऑफ एक्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन जाए, जबकि उसने बी नहीं रखा। अब हम देखते हैं वो बी बी जो है बी की क्या वैल्यू दे कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको करने के लिए हमें दोबारा हम वापस जाते हैं, असल सवाल इसका ये था। अपने प्रॉब्लम की तरफ दोबारा जाते हैं जी। यहाँ से ये देखें जी, यहाँ पर आप बी की वैल्यू इधर जो है वो टू रख लें, आप सेवन रख लें, आप फोर रख लें, अपनी मर्जी से रख सकते हैं आप। यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा कि बी की वैल्यू हम ये नहीं रख सकते और ये वैल्यूज रख सकते हैं। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या है। ये डेफिनेशन हमने दोबारा जैसे यहाँ पर लिखी कि इस बी की वैल्यू जो है वो क्या रखते हैं। अब ये दो कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर ये दो कंडीशंस दोबारा लिख लीजिए, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो और एफ ऑफ एक्स हमारे पास जीरो टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स यानी माइनस इन्फिनिटी टू, सॉरी, ये हमारे पास क्या कहते हैं, देखते हैं जी आगे। हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो आपके पास जीरो, सॉरी वन हो। ये दो कंडीशंस वैलिड दिखानी है। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं जी, इसके अंदर ये लिखा हुआ भी है कि बी को बी अगर बी ग्रेटर देन जीरो हो यानी पॉजिटिव नंबर आप सोचें कोई भी, तो उस सूरत हाल के अंदर पहली कंडीशन वैलिड हो जाएगी। यानी ये कह रहे हैं कि जी अगर बी के ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर दी जाए, कौन सी कंडीशन जी, कि बी जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जब भी आप सोचें वो कौन सा सोचें जी, आप यहाँ पर बी को आप ऐसे सोचें, हमारे पास बी को जब भी सोचें वो पॉजिटिव सोचें, यानी टू सोच लें बी की वैल्यू, सेवन सोच लें, 1.2 कंसिडर कर लें, या कोई भी वैल्यू कहाँ रखने के लिए वैल्यूज, हमारे पास वो वैल्यूज हम यहाँ रखने के लिए बात कर रहे हैं इधर। ये हमारे पास इधर वैल्यू बी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बी 2.7 रख लें,
2.7x और फिर 0 से 2 के दरमियान कोई वैल्यू ले। मिसाल के तौर पर मैं ना बी को 4 रख लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, बी की वैल्यू 4 ले लेते हैं, 4x कह लेते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि बी को पॉजिटिव नंबर रखा जाएगा, माइनस नहीं रखा जाएगा। अच्छा पहले 4x रख लेते हैं। अब 4x रख के इसमें से कोई एक वैल्यू लेते हैं, इस इंटरवल में से 0 से 2 के दरमियान में। मैं ज़रा नंबर 1 ले लेता हूँ, 0 और 2 के दरमियान 1 ले लेता हूँ, 1 लेता हूँ। फिर 4 के बी को 4 रखते हुए मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, तो +4 जवाब आएगा, जो कि इस कंडीशन को वैलिड करेगा। यानी ये आपके पास बी को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर कोई ये कहे कि पी को जो है वो नेगेटिव रख लो, यानी कि लेस देन 0, कोई भी नंबर, मतलब वो कहता है कि -3 रख लो। अगर मैं -3 रखता हूँ यहाँ पर, तो ये जवाब बी -3x हो जाएगा। अब मैं दोबारा यहाँ से वैल्यू उठाता हूँ 0 और 2 के दरमियान में से 1, तो 1 उठा के मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये -3x बन जाएगा। जैसे ये -3x बनेगा, ये कंडीशन इनवैलिड हो जाएगी पहली वाली, तो लिहाजा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं बनेगा। तो एफ ऑफ एक्स के लिए शर्त है कि पहली कंडीशन के बी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो हमारा, और दूसरी देखें इसके ऊपर कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 हो चुका है। इसमें जरूरत ही नहीं, एफ ऑफ एक्स जो है वो पहले ही 0 हो चुका है। लिहाजा ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, चाहे हम बी को पॉजिटिव, पी की कोई रियल नंबर ले लें लेकिन हो पॉजिटिव, वो रखें। और उसके बाद ये हमारे पास क्या कहते हैं, तो रियल नंबर रखें, तो तब हमारे पास इस इंटरवल में वो पॉजिटिव रहेगा। और ये 0 उसने पहले ही कह दिया, लिहाजा यहाँ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दोनों का, यानी इसके लिए भी हमने सोचना है पीस वाइज फंक्शन में, इसके लिए भी सोचना है कि क्या वैल्यूज़ हो बी की या कोई और वैल्यूज़, जिससे ये हमेशा जवाब जो है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, जिससे हमने बी के लिए सोचा। तो बी के लिए शर्त क्या रख दी कि वो लेस देन 0 नहीं होगा, यानी बी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। अब हम आते हैं जी दूसरी पॉइंट की तरफ, कि ये हमारे पास क्या कहते हैं, इस पॉइंट की तरफ, यानी ये 2 की तरफ, यहाँ पर -∞ टू +∞ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, कि जब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करें इस इंटरवल पर -∞ से +∞, तो वो 1 आए। तो देखते हैं जी ये दूसरी कंडीशन के ऊपर क्या क्या कंडीशन लगाएं कि ये हमारे पास, यानी एफ ऑफ एक्स के ऊपर क्या क्या कंडीशंस हो कि वो 1 लेकर आए जब हम उसको इंटीग्रेट करें इस लिमिट -∞ से +∞ तक। तो वो देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल यहाँ पर लिखी जाती है। तो इसको हम देखते हैं जी यहाँ पर आगे। नो वी शैल फाइंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी सो दैट एफ ऑफ एक्स विल बी ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स। देखिए जी, अब इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको हम यहाँ पर ये इंटरवल थोड़ा सा हम दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा हम इस्तेमाल करते हैं इसे। तो देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल होती है। ये देखें जी हमारे पास इस तरह है कि आपके पास ये हमारे पास ये इंटरवल जो है हमारे पास, ये इंटरवल 0 से 2 के दरमियान, और हमने डिस्कशन करनी है -∞ से +∞ तक। तो हमारे पास क्या लिखा जाए कि जंप जोन सा है वो हमारे पास क्या बने, यानी कि क्या मतलब इसका, कि पहले हम करेंगे -∞ से ब्रेक लगाएंगे यहाँ पर, ये -∞ से हम स्टार्ट लेंगे और ब्रेक लगाएंगे 0 पर। ये पहले स्ट्रेटजी समझ लें, फिर उसके बाद देखिएगा क्या हम करते हैं। फिर 0 से जंप लगाएंगे हम यहाँ पर 0 से जंप लगाएंगे 2 पर, -∞ ये 2 पर हम चले जाएंगे। फिर उसके बाद 2 से, यानी कि इंटरवल को इस तरह हम क्या करेंगे, +∞ तक जाने के लिए जितने पीस वाइज फंक्शन में आपके पास इंटरवल हैं पहले उसको ट्रेवर्स करेंगे। जितने पीस वाइज फंक्शन में इंटरवल्स हैं उनको पहले हम ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद फिर हम, एक इंटरवल तो मुकम्मल हो गया, अब हम दूसरे इंटरवल की तरफ जाते हैं। यानी फिर हम पहले गए -∞ से 0, फिर 0 से 2, फिर 2 से +∞ तक जाएंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी हुआ करेगी। बीच में अगर कोई और इंटरवल्स होंगे बहुत ज़्यादा, तो उसके मुताबिक हम काम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर बीच में कौन-कौन से इंटरवल होते हैं, इसको अभी हम देखते हैं जी।
लिहाजा यही चीज़ हम यहाँ पर करके हल करेंगे। देखते हैं जी, आप 1 मिनट, आप ज़रा 2 मिनट ज़रा वेट करें। ये हमारे पास ये देखें जी, यही चीज़ हमने यहाँ बनाई कि भाई ये कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो हमारे पास मौजूद थी, यानी इसके अंदर थोड़ा सा हम इसका व्यू जो है इसको जूम आउट कर लेते हैं। हमारे पास ये देखें जी, अब हमने वही यहाँ पर काम किया कि हम पहले गए इसके अंदर -20 से ज़ीरो, यानी ज़ीरो हम गए इसके अंदर, -20 से ज़ीरो हम गए, -20 से ज़ीरो, ज़ीरो से हम गए 2 पर, 2 से हम गए +∞ पर। वो कैसे हमें पता लगेगा? वो इंटरवल बताएगा। ये जंप होंगे जी हमारे, इसको हल करने के लिए, इसको। और उसके अंदर जो कंडीशन है 1, हम कह रहे हैं कि 1 हमारे पास लाजमी होगी, 1 हमारे पास लाजमी हासिल होगी राइट हैंड साइड। तो हमने ये किया जी, इसको -50 से पहला जब मार्क किया हमने, तो हमारे पास आया जी -50 से आपके पास क्या कहते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो जंप था वो हमने ये लिख दिया, -20 से ज़ीरो f(x) dx। और इसको इसको चेंज कर रहे हैं हम, -20 से +∞ को एक से ज़्यादा इंटरवल के अंदर चेंज कर दिया, जो कि ये हम कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा फिर हमने क्या किया जी, यहाँ पर दूसरे जंप के अंदर हमने ये किया कि ये जो दूसरा जंप था 0 से 2, इसको हमने यहाँ लिख दिया 0 से 2। और फिर उसके बाद तीसरे जंप में हमने क्या किया, तीसरे जंप में हमने ये किया कि 2 से इन्फिनिटी +∞ कर दिया। ये तीनों को हमने जो सा है इन तीनों को हमने इसके अंदर यहाँ पर इसके क्रॉसपॉन्डिंग लिख दिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये हमारे पास, यानी इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और ये हम कर सकते हैं, यानी ये इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया जी। उसके बाद f(x), अब हमने देखना है कि -∞ से 0 के दरमियान f(x) की वैल्यू क्या है। तो वो 0 है। वो क्या है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद 0 से 2 के दरमियान इसकी वैल्यू क्या है, वो bx है। और 2 से इन्फिनिटी के दरमियान इसकी वैल्यू 0 है। ये देखें जी, हम उसकी तरफ चलते हैं जहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है कि जी आपके पास इसमें कैसे हमने फंक्शंस को पढ़ना है, पीस वाइज फंक्शन को। ये लिखा हुआ है खास तौर यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है कि जी 0 और 2 के दरमियान तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास है, 0 और 2 के दरमियान वैल्यू इसकी होगी हमारे पास, 0 और 2 के दरमियान इसकी वैल्यू होगी bx। जब हम इसको इंटीग्रेट, और एल्सवेयर, ये देखें ये एल्सवेयर लिखा हुआ है, एल्सवेयर यानी 0 और 2 को छोड़ दो, 0 और 2 के दरमियान इंटरवल को छोड़ दें, 0 और 2 के इंटरवल को छोड़ दें, तो उसकी वैल्यू 0 होगी। यानी इसका क्या मतलब है, 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर, 2 से बड़ी वैल्यूज, सारी वैल्यूज, उन पे इसका जवाब जो है वो 0 होगा। ये लिखा हुआ है सामने, यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये हमारे पास इसका जवाब जो है वो 0 होगा, क्योंकि ये एल्सवेयर लिखा हुआ है। और उसी तरह 2 से आपके पास कहते हैं लेसर, 2 से आपके पास कहते हैं लेसर हमारे पास, यानी ये 0 से लेसर, सॉरी 0 से आपके पास जितनी भी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास, 0 से जितनी भी वैल्यूज होंगी लेसर, वो वो उनका जवाब जो होगा वो आपके पास 0 होगा। लिहाजा ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जवाब 0 है। उसके बाद आगे जी हमारे पास ये है, यही चीज़ हमने वहाँ पे लिखी जो उधर लिखा था कि जब लिमिट्स हमारे पास होगी -∞ से 0, तो जवाब फिर 0 होगा हमारे पास। और जब हमारे पास होगा 0 और 2 के दरमियान इंटीग्रल, तो फिर bx होगा। और अगर 2 से +∞ तक हम जाएंगे, तो फिर जवाब जो है +∞ तक हम जाएंगे, तो हम इसको जवाब जो है वो 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 और 2 के दरमियान bx है, बाकी किसी के दरमियान नहीं है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, ये देखिए हमने यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी कि 0 और -∞ के दरमियान जवाब 0, और उसके बाद क्या कहते हैं 0 और 2 के दरमियान जवाब जो है bx है हमारे पास। और इसी तरह 2 से इन्फिनिटी के जवाब के दरमियान जवाब 0 है। अब 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है जी,
अक्सर लोग लिखते हैं जी जीरो, जो कि बात गलत है। यानी कि जीरो जो से है ना, वो हमारे पास जो है वो हमारे पास जीरो नहीं होती इंटीग्रेशन। जीरो उसका एक जवाब जो सा है वो छोटा है, यानी कि बहुत लिमिट सोच के साथ है। लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं, इसका जवाब लेने के लिए ये हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये हमारे पास है कि इसका जवाब कांस्टेंट होता है। जीरो की इंटीग्रेशन आप याद रख लेना कि कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट है यानी सी हमारे पास होगी। अब कांस्टेंट को के ऊपर जो मर्जी लिमिट्स रख दें, ये देखें ये लिमिट है हमारे पास जितनी मर्जी, मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल बना के 4 और 6 रखी है। जब 6 पुट करेंगे अपर लिमिट सी के अंदर, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, सी ही जवाब आएगा, ये सी जवाब आ गया। जब हम 4 रखेंगे तो तब भी नहीं कोई फर्क पड़ेगा, और ये जवाब देखें ये सी 4 आ गया। कांस्टेंट तो नहीं वेरिएट करता। आप ये तो एक्स होता तो तब यहाँ पे 6 - 4 नजर आता है, तो सी माइनस सी जवाब जो है वो जीरो आ गया। लिहाजा इसकी जो इंटीग्रेशन है इन दो की, जीरो की और उसके बाद क्या कहते हैं इसकी, हमारे पास ये इंटीग्रेशन जीरो होगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल फंक्शन होता, ये बात याद रखें, तो फिर हमें लिमिट्स के साथ काम करना पड़ता और इम्प्रॉपर इंटीग्रल के साथ कंडीशन जो है वो लगानी पड़ती। लिहाजा इसका जवाब जो जीरो, और इसका जवाब भी, इस इंटीग्रल का जवाब जीरो आ गया। उसके बाद सिर्फ ये रह गया हमारे पास बी एक्स। बी एक्स की इंटीग्रेशन, बी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर 2 आ गया, 1 आ गया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे करेंगे जी, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम यहाँ पे आगे आते हैं। तो बी एक्स स्केयर ये हमने इंटीग्रेट कर दिया जी। आगे हमारे पास क्या कहते हैं, यानी इंटीग्रेट हमने किया, और उसके बाद ये वैल्यूज को आपके सामने, बड़ा सिंपल है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर एक्स स्केयर ये अपर लिमिट पुट की 2, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट की, उसके बाद इसे हल किया 4b/2, बी की वैल्यू 1/2 आ गई। तो बी जो है हमने यहाँ पुट कर देना है, बी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है, जो कि हमने ये पुट की 1/2 एक्स, इस बी की जगह हमने यहाँ पर, यानी इस बी को यहाँ से इधर पुट किया 1/2 एक्स, और ये हमारे पास जवाब आ गया दोनों कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए। अब ये हमारे पास है जी, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ गया। यानी किसको हम कह रहे हैं जी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हम इसको कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये हमारे पास आ गया, और बी की वैल्यू 1/2 होगी, तो ये आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। दूसरे पर वैल्यू शायद ना हो, ये मैं शायद का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट पॉसिबल, हमारे पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। हम इसके अंदर अब ये हमने मालूम कर लिया, उसके बाद ना हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास है इनका, यानी कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करना चाहें हम। ये देखें जी, हमारे पास है इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो हम इस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये, अगर ये प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन है, तो उस सूरत हाल में प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन के अंदर ये प्रॉपर्टी एजेंसी है वो लाजमी तौर पर हमारे पास पाई जाएगी। यानी कि ये प्रॉपर्टी, अब देखते हैं, चेक कर लेते हैं जी इसको भी हम, कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद द लिमिट -∞ टू +∞, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे करने के लिए ये देखें हमने, अब हमने इसको फिर दोबारा ब्रेक किया। हमारे पास क्या कहते हैं -∞, आपके पास आया जी ये -∞ टू जीरो को हल किया, -∞ टू 0, ये एक एक करके मैंने हल करना शुरू कर दिया, -∞ टू 0, फिर ये जीरो और ये जीरो हमारे पास आ गया। उसके बाद इसकी रीजन भी मैंने दोबारा लिख दी आपको दोबारा, और इसी तरह फिर हमने ये कहा कि जी आपके पास वो इक्वल हो या लेस देन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये हमने शुरू में बात कह दी थी कि भी इसमें ये इक्वल साइन की जो है वो अहमियत नहीं है। यही बात यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अगर इक्वल साइन ना भी लिखा होता तब भी ये बात यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, अगर ना भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आगे जी हम दोबारा मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास इसमें आगे ये जीरो आ गया। उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसकी डिस्कशन शुरू कर दी। पहला ये स्टेप हमने डिस्कस कर लिया था, यानी यहाँ से -∞ से जीरो तक तो हमने डिस्कस कर लिया था ये हमने। अब अगला स्टेप ये 0 से 2 की तरफ जाना है। अब 0 से 2 हमें कैसे पता लगा जी, 0 से 2 ही डिस्कस करना है वो हमें फंक्शन बताता है
ये देखें, ये इसने बताया कि ये जितने इंटरवल्स होंगे ना, ये बताएंगे कि हमने कहाँ कहाँ रुक कर जाना है, ये हमें बताएगा। 0 से 2 तक हमने 0, अब हमारा जंप 0 से 2 ही होना चाहिए, यानी ये डिस्कशन हमारे पास होनी चाहिए 0 से 2। अगर उससे आगे होता 2 से 3, तो फिर हम 2 से 3 जंप लगाते, वो भी लगाना था, फिर 3 से 4 वो भी जंप बीच में आना था, यानी सारे जंप जो से वो बीच में हमारे पास आते रहते। एक सवाल बड़ा कर लेंगे जिसके अंदर हमारे पास ये जंप हमें स्टे करवाएं। अच्छा जी, आगे हमारे पास दूसरा, फिर हमने इस सवाल को डिस्कस कर लिया, फिर बाद में इन सबको सम कर देंगे। ये जो स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टेप हमारे पास, ये स्टेप को यानी 0 से 2 तक अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अगली दफ़ा जो सा है वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर 2 से इन्फिनिटी तक, यानी कि 2 से इन्फिनिटी तक डिस्कस करेंगे। ये हमने -50 से 0 को डिस्कस कर लिया, फिर इन सबको सम कर देंगे इसकी इंटीग्रेशन को, तो फिर हमारे पास जो जवाब आएगा उस जवाब को हम कहेंगे कि ये हमारे पास इसका सम 1 है। अगर 1 ना आया तो डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा। अब 0 से 2 को क्या मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस इंटरवल को 0 से 2, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में ऐसे ये ऐसे आ भी जाए तो आप इससे घबराइएगा नहीं। उसके बाद 0 से 2 यहाँ पर एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमने निकाला, एक्स हमने ले लिया। एक्स क्यों लिया? क्योंकि एक्स का रोल ना सिर्फ इसी के दरमियान में है, बाकी के दरमियान में तो है ही नहीं, यानी बाकी के दरमियान में हमारे पास नज़र ही नहीं आता। कैसे नज़र नहीं आता? कि ये 2 और इन्फिनिटी के दरमियान तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ही ज़ीरो, 2 और एफ एक्स के, लिहाजा यहाँ ज़ीरो होगा। अगर ये ज़ीरो हो गया हमारे पास, तो उस सूरत हाल के अंदर कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होने पर इसका जवाब जो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस इन्फिनिटी और ज़ीरो के दरमियान, यानी ज़ीरो और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान भी हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, और वो भी ज़ीरो होगा। ये मैं डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ? पहली बात तो ये, असल में मसला ये था कि जो एफ ऑफ एक्स था, वहाँ स्टार्ट होता था माइनस इन्फिनिटी से एक्स की तरफ। आप देख लें वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने लिखा था, दिखा भी देता हूँ आपको मैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तेजी से हम दिखा लेते हैं। फिर उसके बाद के इसको मैंने कहा था कि आप इसको ऐसे लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैंने इसके अंदर जो मैंने आपको पहले दिखाया, ये देखें, ये हमारे पास आ गया माइनस, यानी कि ये आपके पास आ गया -52x एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो लिखा गया है वो आप ज़रा गौर तलब बात है कि वहाँ मैं कुछ और लिख रहा हूँ, यहाँ कुछ और लिख रहा हूँ। ये देखिए, ये एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ -50 से एक्स लिख रहा हूँ, वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ज़ीरो, ज़ीरो से एक्स। क्या दोनों में फ़र्क है? सवाल जहन में ये आता है, तो जवाब इसका ये है कि फ़र्क नहीं है, क्योंकि मायने इसके अंदर ये है सूरत के, इससे पहले ये जो एफ ऑफ एक्स है ये ज़ीरो है, और जीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ -52 के दरमियान में अगर मैं यहाँ पे जीरो लिख दूँ, -52 जीरो, और फिर जीरो से 2, और 2 से फिर प्लस इन्फिनिटी, तो उसका जवाब जो सा है वो ये जीरो होने की वजह से ये वो इफेक्ट ही नहीं हो रहा है कांस्टेंट का। लिहाजा मैंने -50 को सिर्फ एक ही इंटरवल इफेक्ट हो रहा है, कौन सा है? -50 और एक्स के दरमियान में। एक्स से मुराद आप प्लस इन्फिनिटी समझे, -इन्फिनिटी और प्लस एक्स इन्फिनिटी के दरमियान सिर्फ एक ही इंटरवल डिफाइन हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर वो कौन सा इंटरवल है जो इफेक्ट हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे। अगर एक से ज़्यादा होते तो फिर मेरे पास ये सूरत हाल नहीं होती, यानी जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास क्या कहते हैं, लिहाजा एक ही इंटरवल को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया गया, बेहतर था वो अलग-अलग। ये देखें, यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम इसके अंदर, यानी कि ये आपके पास क्या कहते हैं, इसमें ये डिस्कशन हमारे पास हो रही है इसकी। तो लिहाजा ये एक्स जो होगा वो हमारे पास इसी तरह लिखा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने के लिए, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। तो लिहाजा हम इसके अंदर यही लिख रहे हैं जी, ये हमारे पास क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस बनाने के लिए हमने ये लिख दिया। हाँ जी, ये आ गया जी हम यहाँ तक। तो 0 to x पहला वाला फंक्शन जो है ना, उसका रोल ही जो है वो हमारे पास ख़त्म है, यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ से -52 ज़ीरो, ये ज़ीरो है। इसी तरह 2 से हमारे पास ये प्लस इन्फिनिटी ज़ीरो है। यहाँ पे अगर मैं लिख भी देता -इन्फिनिटी टू एक्स, तब भी इस एक्स ने कोई रोल ही नहीं करना था इन इंटरवल्स के लिए, 2 से इन्फिनिटी पे भी कोई रोल नहीं होना था इसका,
और इसका यहाँ पे भी, क्योंकि उसका जवाब कांस्टेंट था, लिहाजा ये कोई फ़र्क नहीं, लिहाजा मैंने इसको यही लिख दिया 0 से x। नेक्स्ट पॉइंट में मैं और ज़्यादा आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लूँगा। आगे जी हमारे पास ये है, लेकिन इस बात को समझना चाहिए, आप बड़ी क्लास में हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जी अब हमने 1/2 रखी, 1/2x जो हमने फाइंड आउट कर रखी थी, हमने बी एक्स नहीं रखी। अब जो वैल्यू हमने रखी है वो हमने जो डेंसिटी फंक्शन आ गया था उसी का हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल लें। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1/2x का हम जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम आते हैं जी इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि ये हमारे पास इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स 1/2x, यानी 1/2x को हमने इंटीग्रेट किया, और उसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं, जो इंटीग्रेट किया तो एक्स स्केयर ओवर 2 आ गया, फिर 0 से एक्स लिमिट अप्लाई की तो आंसर 1/4x स्केयर आ गया। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास 1/4x स्केयर आया, 1/4x स्केयर आया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास इसके अंदर कि जी ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास लिखा जा रहा है। आगे हम जो है दोबारा हम इसको चेक करें, आगे वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जी आप इसके इंटरवल्स को 2 से इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएं तो उसका जवाब भी 0 ही होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे नोटेशंस लिख दी बस, और कुछ भी नहीं लिखा, ये नोटेशंस ही हमारे पास है, और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो हमें पता है 0 है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें आपके पास क्या कहते हैं, अब इस एफ ऑफ एक्स की जगह जो है x/2 आएगा, जो कि हमारे पास पहले फंक्शन में दिखा, अभी अभी आपको दिखाया, एफ ऑफ एक्स जो है 0 2 के दरमियान x/2 है, उसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देखेंगे इक्वल आएगी, क्योंकि अगर ये डेंसिटी फंक्शन है, वरना नहीं। यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इसका सम, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारे पास ये इक्वलेंट होगी। देख लेते हैं जी हमारे पास इसके अंदर, इसको इंटीग्रेट किया ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट की तो ये आ गई हमारे पास, और फिर इसका जवाब 1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिहाजा ये कंडीशन कि आपके पास वैलिड हो गई, जो हमारे पास ये थी कि -∞ टू +∞, ये देखें यहाँ से -∞ टू +∞ तक जो हमारे पास इंटीग्रेशंस की जाएंगी, यानी इसके दरमियान एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, इस एफ ऑफ एक्स को हमारे पास, तो वो सब उसका सम जो सा होगा वो हमारे पास 1 होगा, और ये 1 ही आया इसका जवाब। तो लिहाजा ये हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, ये प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन करार दिए जाने पर हमारे पास बहुत यानी एलिजिबल है, लिहाजा ये जब भी हमारे पास आया करेगा तो हम इस तरीके से सोचेंगे। एक दो एग्जांपल और करेंगे ताकि बात को और बेहतर तरीके से समझाया जा सके हमारे पास। इसके बाद जी हमारे पास है ये पॉइंट ख़त्म होता है, और उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है वो हम लेकर आएंगे, तो लिहाजा ये दोनों कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई जो हमने यहाँ पर लिखी थी। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट में सिर्फ कंडीशन में दिखाना चाहूँगा, ये वो कंडीशंस थी जिसके तहत हमारे पास क्या कहते हैं फंक्शंस को, एक ये कंडीशन ये भी हमने साबित कर दी, और ये कंडीशन ये भी लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड साइड साबित कर दी। इंशाल्लाह जी बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़ जी, अस्सलाम वालेकुम।